हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th बिहाइव का चौथा चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, लेकिन इसका नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों पड़ा, यानी इस टाइटल इसका अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों है? इसलिए कि हम सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक साइंटिस्ट के तौर पर ही जानते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी फील्ड में भी ग्रेट वर्क किए हैं। इसीलिए अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड टाइटल देकर राइटर ये बतलाना चाहते हैं कि उन्होंने दूसरी फील्ड में भी काम किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते हैं कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आप किनको सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन होता है? जीनियस किसे कहते हैं? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? किस तरह की विशेषताएं और किस तरह की क्वालिटीज़ आप समझते हैं कि एक जीनियस के अंदर होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. अब हम पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी जो एक जर्मन के नागरिक सेवक नौजवान के बारे में है, जिसने दुनिया को सैकड़ों साल पहले एक स्टॉर्म से बाहर निकाल दिया। इन समर ऑफ 1905 the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers, one about light, the motion of particle, the electrodynamics of moving bodies and energy. समर 1905 के गर्मियों के मौसम में 26 साल के एक लड़के की एक पेपर पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बतलाया। लाइट के बारे में कि लाइट क्या होती है, लाइट किसे बोलते हैं, और द मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में और एनर्जी के बारे में। ये सब चीज़ें आप साइंस में पढ़ेंगे। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल में इनके काम को और इनके वर्क का तो सिर्फ कुछ ही पेज मिलता है, कुछ ही पेज छप सका, बट change forever our understanding of space, time and the entire cosmos। लेकिन उसी चंद पेजों ने, उन्हीं फ्यू पेजेस ने चेंज कर दिया हमेशा के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी समझ को स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और इंटायर कॉस्मोस मतलब सातों आसमानों के बारे में। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और आइंस्टाइन का नाम ये जीनियस का सिनोनिम बन गया। यानी अगर आप किसी को जीनियस बोलना चाहते हैं तो आप अगर उनको आइंस्टाइन भी बोल दें तो लोग समझ जाते थे कि किसे कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस विल रीन। कहते हैं कि 50 years after his death, उनके निधन के 50 साल के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जीनियस के पर अब भी कब्जा है। जीनियस के शब्द पर अब भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम का कब्जा है। अब आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये 14 मार्च 1889 को जर्मन के एक शहर उल्म में पैदा हुए, और जब वो पैदा हुए तो इस बात की तरफ कोई इशारा नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो ग्रेटनेस पर जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, बहुत तरक्की करने वाले हैं। डिस्टाइन माने होता है कि पहले ही से अपने डेस्टिनेशन को तय कर लेना। इस तरह के कोई आसार और कोई अलामत उनमें जाहिर नहीं हो रही थी। On the contrary, his mother thought Albert was a freak। जबकि उनकी माँ को लगता था कि अल्बर्ट उनका बेटा एक फ्रीक है। फ्रीक आप सनकी आप कह सकते हैं। A word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others। वो आदमी, ऐसा शख्स जिसके सोचने की, समझने की, बिहेव करने की जो क्षमता है वो दूसरे लोगों से अलग होती है, उसे बोलते हैं फ्रीक।
सनकी आप उन्हें कह सकते हैं कि उनकी माँ को लगता था कि वो सनकी है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, उनको लगता था कि उनकी माँ को लगता था कि एल्बर्ट का सर दूसरे लोगों के सर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, टू लार्ज। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, 2.5 साल की उम्र तक, 2.5 साल की एज तक आइंस्टाइन ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया, बोलना सीख लिया, तो वो हर चीज़ को दोबारा बोलते थे, ट्वाइस बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन, आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि उन्हें दूसरों बच्चों के साथ कैसे रहना है, क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, इसी वजह से उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके साथ जो खेलने वाले दूसरे बच्चे थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे कि ये लड़का तो बोर कर देता है बिल्कुल। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए इस यंगस्टर को, इस बच्चे को खुद ही अकेले खेलना पड़ता था। ये हमेशा अक्सर वक्त में, अक्सर ज़्यादा टाइम पर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अकेले ही खेला करते थे। हिज स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयस, टॉय मीन्स खिलौना, इनका जो प्यार था, स्पेशल प्यार जो था, वो मैकेनिकल टॉय से था, ऐसे मशीनी खिलौनों से था, जैसे रिमोट वाली कार होती है या इस तरीके की जो मैकेनिकल खिलौने होते हैं, इनमें इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, जब इनकी सिस्टर पैदा हुई, उनकी छोटी बहन पैदा हुई, माजा जिनका नाम था, तो कहा जाता है कि उन्होंने कहा उनको देखकर, फाइन, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बट वेयर आर हर हील्स, व्हील्स, लेकिन उसके पैर कहाँ, उसके चक्के कहाँ, यानी इसमें पहिया कहाँ है, ये चलती है तो पहिया कहाँ है उसकी। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. हेडमास्टर ने एक मर्तबा उनके पापा से कहा, उनके फादर से कहा कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी चूज़ कर ले, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी फील्ड में वो कामयाब नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist, mentoring the skill throughout his life. आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया, कब? 6 साल की उम्र में, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि वो ऐसा करें। ही लेटर बिकेम, उसके बाद वो एक गॉड गिफ्टेड जिसे कहा जाता है अमेच्योर का मतलब होता है वो आदमी जो कोई काम शौकिया करे, अपने शौक से, अपनी लगन से जब कोई आदमी कोई काम करता है तो उसे अमेच्योर बोलते हैं। तो वो गॉड गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए, मेंटरिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी इस स्किल को, इस क्षमता को पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ में इसको मेंटेन किए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, लेकिन एल्बर्ट ये बैड पुपिल नहीं थे। पुपिल मीन्स आप कह सकते हैं कि छात्र या शागिर्द, तो ये बैड नहीं थे, बहुत बुरे नहीं थी। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject. वो उन्होंने हाई स्कूल जो किया था वो म्यूनिक से किया था, जहाँ आइंस्टाइन की फैमिली मूव करके चली गई थी जब ये सिर्फ 15 महीने के थे, और उन्होंने हर सब्जेक्ट में, तकरीबन लगभग सारे सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा मार्क्स हासिल किया। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमिनेशन, आइंस्टाइन को स्कूल के जो ऑर्डर्स होते हैं, वो नियम और कानून से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, वो उन्हें नापसंद करते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, जो सख्ती के साथ जो कोई नियम और कानून पर अमल करने की जो बात आती थी तो इन्हें ये नापसंद होता था। एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स, और इसी वजह से, इसी बात को लेकर उनके अपने टीचरों से अनबन भी होती जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट
so stifled there that he left the school for good. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब वो 15 साल के हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा, स्टिफल मीन्स दम घुटना, उनका वहाँ दम घुटने लग गया उस स्कूल में. अनेबल टू ब्रेथ यानी सांस जब आदमी ना ले पाए, उनका दम घुटने लगा उस स्कूल में. इसी वजह से उन्होंने अपने बेहतर फ्यूचर के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान. फिर पिछले साल एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो थे वो मिलान चले गए. एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, और अपने बच्चे को वो छोड़कर, एल्बर्ट को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए थे. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. बहुत लंबी डिस्कस हुई. फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई कि वो अपनी एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में पूरा करेंगे. ये कहाँ है? इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक. लिबरल किसे बोलते हैं? जहाँ एक दूसरे की बातों को माना जाता है, हर एक की बात का डायरेक्ट डिनाई नहीं किया जाता, बल्कि दूसरों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है, उसे बोलते हैं लिबरल. तो और ये जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड था, यहाँ ये ज़्यादा लिबरल था म्यूनिक के मुकाबले में, कि वहाँ हर एक की बात से डिनाई कर दिया जाता था, किसी की ओपिनियन का ना कोई रिस्पेक्ट था और ना कोई ऑनर था, इसलिए वो वहाँ चले गए. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एज अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. आइंस्टाइन ये मैथमेटिक्स में, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. मैथमेटिक्स तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें गॉड की तरफ से गिफ्ट कर दी गई हो. फिज़िक्स में उनका इंटरेस्ट था, और स्कूल को फिनिश करने के बाद, ख़त्म करने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हायर एजुकेशन के लिए ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वेलरस मस्टस. लेकिन सिर्फ यही साइंस सिर्फ एक ही चीज़ नहीं थी जिसने उनको अपील किया. क्या अपील किया? इस डैशिंग यंग मैन, डैशिंग मतलब स्मार्ट, खूबसूरत यंग मैन से, जिसकी दाढ़ी कैसी थी? वेलरस. वेलरस ये दाढ़ी का एक लुक है जिसे वेलरस बोलते हैं. जैसे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि उनकी दाढ़ी, मूंछ कैसी है. मूंछ का ये वेलरस, ये मूंछ की एक कटिंग है. यहाँ देखिए दो तस्वीर दी हुई है. एक तस्वीर एल्बर्ट आइंस्टाइन की है 1900 की, जब वो 21 साल के थे, और दूसरी तस्वीर वो 1955 की है. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. और वो एक अपनी दोस्त के साथ, अपनी साथी स्टूडेंट के साथ उन्हें एक स्पेशल इंटरेस्ट था. कौन थी वो? मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने पाया कि वो बहुत ही चालाक प्राणी है, बहुत ही चालाक मिलेवा मैरिक थी. उनसे उनके अब वो लव में पड़ गए, उनके प्यार में पड़ गए. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. क्यों ये यहाँ आ गई? क्योंकि ये जो यंग साइबेरिया की थी, ये तो इसी को कहा जा रहा है दिस यंग सर्ब. सर्ब की ये नौजवान लड़की ये स्विट्ज़रलैंड आई हुई थी क्योंकि ज्यूरिक की ये यूनिवर्सिटी सिर्फ उन चंद यूनिवर्सिटी में से एक थी जो औरतों को, जो वीमन को डिग्री देती थी. इसका मतलब यह है कि उस ज़माने के अंदर बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी जो वीमन को, लड़कियों को डिग्री नहीं देती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. यूरोप में पहुंचकर आइंस्टाइन ने देखा उनके अंदर कि वो उनसे थोड़ा सा अलग हैं. एन ally मीन्स फ्रेंड और एन एसोसिएट. फ्रेंड, वो उनकी जो फ्रेंड हैं वो
फिलिस्टाइन है। फिलिस्टाइन क्या बोलते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। ये एक ऐसी थी जिन्हें आर्ट में, म्यूज़िक में और लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन्हें ये सब पसंद नहीं था। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly adored। यूनिवर्सिटी में और फैमिली में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके साथ इनका लगातार और बराबर बिहेव जो वो अच्छा नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा फिलिस्टाइन टाइप की लड़की थी। द कपल फेल इन लव, फिर इन दोनों में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। फिर ये लोग एक दूसरे को लेटर भी लिखने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच, लेटर लिखे जाने लगे जिसमें वो लोग अपने अफेक्शन को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को वर्ड्स में तो लिखते ही थे, रखते ही थे, लेकिन उसमें साइंस की भी मिलावट रहती थी। साइंस की लैंग्वेज में वो लोग अपने लेटर को लिखते थे विद टेंडरनेस। रोट आइंस्टाइन, एक मरतबा एक लेटर में आइंस्टाइन ने देखिए क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव प्राउड आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। इन्होंने लिखा कि हमें कितनी खुशी होगी और कितना हमें अपने आप पर प्राउड होगा, फ़ख्र होगा कि जब आई शेल बी व्हेन वी, मैं फ़ख्र करूँगा जब हम दोनों अपने काम को, जो रिलेटिविटी पर अपना काम कर रहे हैं, ये एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा। पूरा काम, जैसे कोई भी काम जब होता है तो उसमें कई साल लगते हैं, कई साल के बाद कोई एक थ्योरी तब इन्वेंट होती है। तो वही कह रहे हैं कि जब इन्वेंट होकर हमारी थ्योरी आएगी तो हमें कितना हैप्पी और प्राउड फील होगा। इन 19 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में वो 21 साल के थे, तब वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तो थे, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया। गेव प्राइवेट लेसन, और फिर उन्होंने प्राइवेट लेसन भी यानी ट्यूशन वगैरह देना शुरू किया। एंड फाइनली सिक्योर्ड a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। फिर उन्हें 1902 में एक जॉब मिल गई, कहाँ, टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर। कहाँ मिली ये जॉब, पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट किसे बोलते हैं, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स और एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। ईजाद करने वाले को, कुछ बनाने वाले इन्वेंटर के जो काम को चेक करे, उसमें उन्हें काम मिल गया। जो नए नए इन्वेंटर जो थे अपना काम लेकर आते थे, कोई चीज़ इन्वेंट करके लाते थे, तो उसी को ये चेक करते थे कि सही है या गलत है। यहाँ बर्न के एक ऑफिस में उन्हें काम मिल गया। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जबकि वो जांचते थे और परखते रहते थे दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ इन सीक्रेट। ये खुद अपने आइडियाज़ को और अपने थॉट्स को और अपनी ओपिनियन को डेवलप कर रहे थे, बढ़ा रहे थे सीक्रेट में, लेकिन खामोशी के साथ, किसी को बताते नहीं थे। ही इज सेड टू हैव jokingly called his desk drawer at work or the Bureau of Theoretical Physics। मजाकिया इनके बारे में कहा जाता है, जॉकिंगली मजाकिया कहा जाता है कि उनका जो डेस्क होता था, डेस्क का ड्रॉवर होता था काम करने वाला, उसे क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उसको, ये एक संस्था है, तो उनके डेस्क को ही इस पूरे संस्था का नाम दे दिया गया था। इतने कागज़, इतनी थ्योरी, इतनी ओपिनियन वो उनके पास रहते थे, उनके डेस्क पर हमेशा रहते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। उनकी एक फेमस पेपर था, मशहूर पेपरों में से उनका एक, कब, 1905 का, जब आइंस्टाइन ने
की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उनकी एक स्पेशल थ्योरी आई, जिसके लिहाज से टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि वक्त और दूरी ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ इसके अंदर फ़र्क है। इंडीड, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा रहे हैं, टू परफेक्टली एक्योर क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। कह रहे हैं कि अगर एक एक्यूरेट क्लॉक, दो घड़ी जो बिल्कुल सही हो, एक ही वक्त की हों, उनको किसी ट्रेन पर रख दिया जाए, किसी बस पर रख दिया जाए और दोनों सफ़र करें, दोनों अपनी जर्नी तय करें, जब वो एक जगह पर पहुंचेंगे तो उनके टाइम में फ़र्क होगा, दोनों घड़ियों के टाइम में फ़र्क होगा, यही उन्होंने बतलाया था। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो सही बतलाने वाली घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो, वो कंटिन्यू नहीं करेंगी दिखलाने में, बतलाने में, द सेम टाइम, सही वक्त, एक ही वक्त को, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, अगर वो इकट्ठी कर दी जाएं एक लंबे सफ़र के बाद, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर उनमें से एक को बहुत तेज़ी के साथ मूव किया जाए तो वो दूसरे से थोड़ा सा अलग होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। उसके बाद इसी से ये एक बहुत ही मशहूर फार्मूला निकला जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजाहत की जाती है, बतलाया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। देखिए ये फार्मूला यहाँ नीचे दिया हुआ है, E plus mc2, E equal mc2। In this mathematical equation E stand for energy, E for energy है, M for mass and C for the speed of the light in the vacuum। वैक्यूम कहाँ, किसको बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं कि ऐसी जगह जहाँ हवा ही ना हो। वैसे तो हर जगह हवा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी जगह है जहाँ हवा ही नहीं, वहाँ की हवा निकाल दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं खाली ऐसा हिस्सा जहाँ हवा ना हो। तो ये थ्योरी, ये बहुत ही फेमस फार्मूला एल्बर्ट आइंस्टाइन का था, E इक्वल टू mc। देखिए एक यहाँ कोटेशन लिखा हुआ है, When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, It seems like 2 minutes, तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 2 ही मिनट बैठे। लेकिन when you sit on a hot stove for 2 minutes, लेकिन अगर आपको किसी गर्म स्टोव पर बैठा दिया जाए सिर्फ 2 मिनट के लिए, It seems like 2 hours, तो ऐसा लगेगा आपको कि आप 2 घंटे बैठे हों। दैट्स रिलेटिविटी। तो एग्जाम्पल के ज़रिए उन्होंने रिलेटिविटी को समझाने की कोशिश की है। ये सब आप लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे, साइंस में सब ये चीज़ें आपके आएंगी। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन अपनी ज़िंदगी का, अपने फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल प्रॉब्लम को जब वो हल कर रहे थे, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी अपनी ज़िंदगी, उनकी प्राइवेट लाइफ वो बिगड़ रही थी, ख़राब हो रही थी। अनरेवलिंग मीन्स स्टार्टिंग टू फेल हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी कर लें अपनी स्टडी के, अपनी पढ़ाई के पूरा होने के बाद। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन माँ उनकी इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उन्हें लगता था कि मिलेवा उनकी बेटी से 3 साल की बड़ी है। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उनकी बहुत बड़ी है उनके बेटे से। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों? शी इज़ अ बुक लाइक यू, कि वो तो भी
बुक है तुम्हारी तरह, यानी जिस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन हर वक्त किताबों में पड़े रहते थे, किताबों के कीड़े थे, हर वक्त कुछ न कुछ करते रहते थे, डिफ़िकल्टीज़ को प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे, तो इसी तरह की इंटेलिजेंस मिलेवा के अंदर थी। तो उन्हें इससे भी परेशानी थी कि दोनों बहू और बेटे दोनों हम हमेशा उसी में लगे रहेंगे तो मेरे पास कौन रहेगा, इसलिए वो अगेंस्ट थी शादी के। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो एक बुक है तुम्हारी तरह। हिज मदर सैड, उनकी माँ कहती थी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टाइन ने अपनी शादी को टाल दिया कि बाद में देखा जाएगा। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स। फाइनली क्या हुआ कि जनवरी 1903 में इस पेयर ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन चंद ही साल के बाद, कुछ साल के बाद, द मैरिज फेल्टर, शादी ख़राब हो गई, कमज़ोर पड़ गई, रिश्ते उनके कमज़ोर पड़ने लगे। मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ। मिलेवा, ये जो इनका एम्बिशन था, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन कि वो कुछ करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, जो उनका शौक़ जज्बा था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार कई सालों के बाद कि लगातार झगड़े और लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919 में इस कपल ने तलाक ले ली। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर ली। Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर वो कब खुला, जब उनकी शोहरत बढ़ने लगी, उनकी दुनिया में मान सम्मान उनका बढ़ने लगा। In 1915 he had published his general theory of relativity। 1915 में उनकी रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो पब्लिश हो गई। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की एक नई व्याख्या की, एक नई की तशरीह की, नई वजाहत की कि क्या होता है ग्रेविटी के में क्या क्या होता है, जब इनकी ये थ्योरी सामने आई। एन इक्लिप्स ऑफ द सन in 1919 brought proof that it was accurate। और जब सूरज ग्रहण हुआ 1919 में, तब उनकी थ्योरी को प्रूफ मिल गया कि वो उनकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। और आइंस्टाइन ये पहले ही से बिल्कुल सही एडवांस में वो कैलकुलेट कर लेते थे किसको, द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि उसकी डिफ्लेक्टेड मीन्स होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, उसके डायरेक्शन को बदल देना क्योंकि वो किसी चीज़ को हिट कर रहा है। तो वो पहले ही से एडवांस ही में सब कुछ जोड़ जाड़ कर कैलकुलेट करके बतला देते थे कि सितारा कहाँ है, क्या है, कैसे है, सब कुछ वो बता देते थे ग्रेविटी के बारे में। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स ने उनके काम को साइंटिफिक रिवोल्यूशन के नाम से याद किया, दावा किया और ऐलान कर दिया कि इनका जो थ्योरी है ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उन्हें मुबारकबादियाँ आने लगी, उन्हें ऑनर्स मिलने लगे, उनकी रिस्पेक्ट होने लगी। कहाँ? पूरी दुनिया में। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस ने भी उनकी प्रशंसा की। सारे मीडिया चैनल्स में या फिर प्रिंट मीडिया में इनके बारे में छपने लगा और बहुत ज़्यादा इन्हें फेम हासिल हुआ। When the Nazi came to power in Germany in 1933, जब 1933 में नाजी जिनकी ये
हिटलर की जो पार्टी थी वो पावर में आ गई जर्मनी में 1933 में। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, तो आइंस्टाइन चले गए यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इज एन अप्रूवर। और 5 साल के बाद द ड्यूरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन ने जो न्यूक्लियर की डिस्कवरी कर ली, इसकी वजह से अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे उनके अंदर थोड़ा सा अपसेट पैदा हो गया, वो बहुत ही अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और वो सब फासिज्म की वजह से उन्होंने वहाँ से भाग गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन ने किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और फिर अब उन्हें ये ख़तरा हो गया, वो उन्हें डर हो गई कि नाजी जो है वो एक बम बना देंगे। कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम बना देंगे, और जिससे वो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट को तबाह कर देंगे, या दुनिया में भी वो तबाही लेकर आ जाएंगे। इस वजह से अमेरिकन के जो फिजिसिस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। एट द अर्जिंग ऑफ द colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with the some of the surrounding territories. एक उनके दोस्त के उभारने पर, उनके दोस्त ने उन्हें उभारा, कहा, अर्ज किया, तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, कब 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने वार्निंग दी कि एक इस तरह का एक बम, सिंगल बम एक्सप्लोडेड, जो तहस नहस कर देगा इन अ पोर्ट, किसी पोर्ट को, किसी बंदरगाह पर अगर वो फेंक दिया जाए तो वो बिल्कुल तहस नहस कर देगा। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और हो सकता है कि उस पूरे पोर्ट के साथ साथ जो उसके आसपास की टेरिटरीज़ हैं, जो उसके आसपास के इलाके हैं, उन सब इलाकों को भी वो तहस नहस कर दे, सिर्फ इस तरह का एक सिंगल बॉम्ब। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। द अमेरिकन डिप्लॉयड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, अमेरिकियों ने अपने एक एटॉमिक बम को सीक्रेट में रखकर, बिल्कुल छुप कर अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और 1945 में अगस्त में उन लोगों ने उसे ड्रॉप किया, उसे फेंका जापान की सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी में। इतना ख़तरनाक बम था, इतना इससे डिस्ट्रक्शन हुआ, इतनी बर्बादी हुई कि उसके बारे में कहा जाता कि अब भी उसका असर बाकी है, उससे जो लेयर निकलती थी वो अब भी बाकी है उनका असर। अब भी वहाँ के बच्चे लंगड़े यानी अपंग पैदा होते हैं, चाहे वो लंगड़े हों या अंधे हों या किसी भी तरीके के कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इतना ख़तरनाक वो बम था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन हुआ इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा निराश हुए, बहुत ज़्यादा अंदर से वो बिल्कुल हिल गए। डीपली शेकन, वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह हिल गए इस ख़तरनाक और इतने बड़े विनाश से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, मिसिव मीन्स लेटर, फिर उन्होंने एक मरतबा एक पब्लिक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन के नाम। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने जिसमें प्रपोज किया, उन्होंने लोगों को बतलाया कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, कि वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट हो, यानी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर जब चाहे हमला कर दे, ऐसा ना हो। इस वक्त जैसा कि संयुक्त राष्ट्र है, तो इस तरीके की एक फॉर्मेशन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक फॉर्मेशन बनाना चाहते थे। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट
दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जिससे कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था उस लेटर से, इस लेटर से भी अनलाइक द लेटर रूजवेल्ट के लेटर की तरह नहीं, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगली दहाई में, अगले डिकेड में आइंस्टाइन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया, पॉलिटिक्स में वो भी लग गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने जोर दिया, एजिटेट मीन्स जोर दिया, क्या ये जो आर्म्स है, ये हथियार जो बंद हैं, हथियार की जो बनाए जाते हैं, हथियार बिल्डअप होते हैं और उसका यूज़ होता है, इन सब को के ख़त्म होने पर, कि ये सब, इन सब चीज़ों का एंड होना चाहिए। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी शोहरत को, अपने फेम को सिर्फ पीस एंड डेमोक्रेसी को फैलाने के लिए किया। कैंपेन वो इसी लिए कर रहे थे कि डेमोक्रेसी और पीस पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 1955 में जब 76 के साल की उम्र में उनका निधन हुआ, उनका देहांत हुआ, तो उनको एक विजनरी के तौर पर, विजनरी, a person who can think about the future in an original and इंटेलिजेंट वे, एक ऐसा आदमी जो सोच सकता हो फ्यूचर के बारे में ओरिजिनल और इंटेलिजेंट वे में, तो विजनरी के तौर पर उन्हें सेलिब्रेट किया गया, और वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पर, कि वो वर्ल्ड सिटीज़न है, वो किसी एक कंट्री के सिटीज़न नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के सिटीज़न है। किसमें? एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जैसा कि एक जीनियस को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे इन्हें भी सेलिब्रेट किया गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। आई होप को आपको पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।